देखिए जो वियना में संधि हुआ था, जैसे कि हम लोग फिर से थोड़ा सा एक बार दोहरा देते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। जैसे नेपोलियन संहिता जो 1804 में आया, और नेपोलियन का लगभग राज जो है 1799 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 1799 से स्टार्ट हुआ तो वह अपना बहुत सारा नागरिक संहिता बनाया, जिसमें नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत प्रकार के जो है कानून में सुधार किया, लोगों को जो है खुश करने का प्रयास किया, और लोग कुछ हद तक उससे खुश भी थे। लेकिन जब जैसे जैसे उसका कार्यकाल आगे जाने लगा, माने बढ़ने लगा, वैसे वैसे फिर वो जो है अपनी जो नीति को बदलने लगा, और क्या करने लगा कि वहाँ जबरन सेना में भर्ती करने लगा। अब लोगों को वो सेंसरशिप लगा दिया, आंतरिक शुल्क बढ़ा दिया, यानी बहुत प्रकार की जो है फिर से वैसी कानून व्यवस्था लाने लगा जिससे कि नागरिक को दिक्कत होने लगे। तो लास्ट में हुआ क्या कि वह क्षेत्र विस्तार के लिए एक जगह लड़ाई करने जाता है वाटरलू में, और उसका हार होता है। तो हार होता है, तो हार के बाद देखिए एक कोई समझौता होता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगर होता है तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई समझौता होता है। जैसे शिमला समझौता के बारे में इसमें सब लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे कि सुने होंगे? सुने हैं, और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में जब बांग्लादेश से संबंधित लड़ाई हुआ था 1971 के आसपास ना, तो उसमें जो है फिर शिमला समझौता हुआ था। या कहीं भी, जैसे आप छोड़िए भारत पाकिस्तान छोड़िए, आपके गांव में जब दो व्यक्ति के पास बीच में लड़ाई होता है, तो लड़ाई होता है तो मारपीट होने के बाद, चाहे जो भी हो, जैसे भी लड़ाई हो, इसके बाद सामाजिक मीटिंग जमा होता है ना। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी रहता है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। ये गांव वाला छोटे स्तर पर होता है। तो इसी प्रकार से जो है जब लड़ाई में हारा, तो वहाँ के छोटे छोटे जो राष्ट्र के लोग थे, माने वहाँ के आसपास के जितने देश के जो प्रमुख लोग थे, स्टेट जनरल लोग थे, माने महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग थे, ठीक है, उसका सम्मेलन होता है। कब सम्मेलन होता है? 1815 में। कब सम्मेलन होता है? 1815 में। वियना संधि के मुख्य उद्देश्य 1815 आप लोग जोड़ भी लेना, ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि वियना संधि कब हुआ, तो वियना संधि कब हुआ? 1815 में। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था इस संधि का? तो इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि जो नेपोलियन जितने राज्य जितने जो है छोटे छोटे राज्य को बर्खास्त किया था, उसको फिर से राजवंश में तब्दील करना, फिर से बदल देना। पहला मतलब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, आपको अपनी भाषा में लिखना। किताबी भाषा में लिखिएगा तो हो सकता है नहीं याद होगा, लेकिन जो अपनी भाषा में जब लिखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और बढ़िया से जो है लिखना भी है। जैसे पहला उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन द्वारा बर्खास्त प्रदेश को पुनः राजतंत्र में वापस लाना नेपोलियन द्वारा बर्खास्त प्रदेश को पुनः राजतंत्र में वापस लाना। जो नेपोलियन जिसको छोटे छोटे को जीत करके जो है अपने में मिला लिया था, जब प्रस्ताव हुआ, माने जब सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन में कहा गया कि तुम जितने लोगों को राज्य हड़पा है वो राज्य फिर से वापस कर दो, और वहां पर फिर से उसकी शासन व्यवस्था, जो पहले वहां का शासक था वही वहां का फिर से शासन व्यवस्था करेगा। और दूसरा काम लिखना, फ्रांस में फिर से बूर्बो वंश के उत्तराधिकारी को पुनः राजगद्दी
पर बैठाया गया। बैठाया गया। और एक और जो है इस सम्मेलन में किया गया कि जो वहाँ की जो राजतंत्र था बुरो वंश के हाथ में, जिसको 1789 में समाप्त कर दिया गया था, उसके जो राजा था लुईस 16वां, उसको फांसी भी दे दिया गया था राजतंत्र के विरोध में, ठीक। हाँ, इसी में राष्ट्र विरोध के अथी में। तो उसके जो उत्तराधिकारी थे उसको फिर से वहाँ का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। उत्तराधिकारी का मतलब समझते हो ना, जैसे कि उसके जो बेटा नाती जो भी होंगे उस समय बचे हुए, उसको पुनः फिर क्या कर दिया गया, राजा बना दिया गया इस सम्मेलन में। और इसको क्या किया गया, इसमें जो है विजित राज, एक और इसमें याद कर लेना है, इसमें पराजित राष्ट्र, विजित राष्ट्र को, पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्र को क्या किए, जो है क्षतिपूर्ति पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्र को क्षतिपूर्ति करेंगे। देखिए एक और वहां पर सब ये किया गया कि जो राष्ट्र हार गया है, नेपोलियन वाला हार गया था ना, और जो लोग जीते हैं, तो जिसकी क्षतिपूर्ति हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई कौन करेगा, जो हारा है। नेपोलियन का सेना हारा था, ठीक है, तो अब उसकी जो पूर्ति था, क्षतिपूर्ति था, जैसे कोई भी युद्ध में क्षतिपूर्ति होता है ना, क्षति होता है मैंने, तो उस क्षति का पूर्ति करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से क्षतिपूर्ति कौन करता है, जो हारा है वे लोग। जैसे आप देखिएगा मारपीट में क्या होता है, जेकरा कपार कान फूट जाता है तो उसका दवाई बीरो जब मीटिंग होता है तो दवाई बीरो केकरा मर दिया जाता है, केकरा सिरे, जो मार के उसको कपार फाड़ देता है, जीत जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है कि तू ऐसा करो कि समझौता इसी शर्त में होगा कि जितना इसका खर्चा वर्चा लग रहा है तो लगा के एकरा ठीक कर दो। गाँव वाला ऐसी ना सहूलियत निकालते हैं, तो सेम वैसा ही कंडीशन वहाँ पर भी था। जब वहाँ पर सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन में कहा गया कि जो लोग विजय प्राप्त किए हैं उन लोग का क्षति भी हुआ है, तो उन लोगों का जो पूर्ति है कौन लोग करेगा, जो हारल है। यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत बदल दिया गया कि जो हारा है, जेकर का अब हारा है, इन लोग के ही कारण युद्ध हुआ था। युद्ध कौन छिड़ा था, तो जो पराजित हुआ वही छिड़ा था, ठीक है। तो जो शुरू किए थे वो इसका क्या किए, फिर भरपाई भी किए, क्षतिपूर्ति भी किए। और देखिए मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर। अब यहाँ पर जो एक चीज और लिखना चाहता कि इसका देखिए कोई भी अध्यक्षता करता है, कोई भी मीटिंग होता है आपके, देखिएगा कोई भी आपके गांव में मीटिंग होता है तो उसकी कोई अध्यक्षता करता है ना, तो वैसे इस मीटिंग का अध्यक्षता किया, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो लिख लेना है इस सम्मेलन की अध्यक्षता, इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। और क्या था इसमें, पांचवा, नेपोलियन ने उन जिन इलाकों को
अपने क्षेत्र में मिलाया, तो ये क्या हो गया, उसे वापस करना पड़ा, जिससे फ्रांस के क्षेत्रों में कमी आ गई। लिखिए, नेपोलियन ने जिन इलाकों को अपने क्षेत्र में मिलाया क्षेत्रों में मिलाया था, उसे वापस करना पड़ा, जिससे फ्रांस के क्षेत्रों में कमी आई। लिख लिए, जिससे फ्रांस के क्षेत्रों में कमी आई। लिख लिए सभी लोग, जिससे फ्रांस के क्षेत्रों में क्या आई, कमी आई। देखिए फिर से समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा। तो आपको जो है इसमें संधि पूछा जाएगा कि वियना संधि कब हुआ, तो वियना संधि कब हुआ, तो 1815 में हुआ। वाटरलू की युद्ध कब हुआ, तो 1815 में हुआ। पूछा जाएगा कि इसके मुख्य बिंदु क्या था, तो बता देंगे कि जो नेपोलियन नेपोलियन द्वारा बर्खास्त प्रदेश पुनः राजतंत्र में उसको बदला गया, वो वापस लाया गया। फ्रांस में फिर से बोर्बो वंश के उत्तराधिकारी को राजगद्दी पर बैठाया गया। फिर क्या किया गया, पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्र को क्षतिपूर्ति करेंगे, ऐसा घोषणा किया गया। इस सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था, चांसलर डियोक मैटरनिक ने किया। कोई भी अध्यक्षता करता है कोई भी मीटिंग का, तो इस मीटिंग का अध्यक्षता कौन किया, मैटरनिक ने किया। ठीक है। फिर नेपोलियन जिन इलाकों को अपने क्षेत्र में मिलाया था उसे वापस करना पड़ा, जिससे फ्रांस के क्षेत्रों में क्या आ गई, कमी आ गई। और देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, अब ये क्वेश्चन से अलग वाला बात है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है एकदम प्रत्येक वर्ष टपक जाता है परीक्षा में, तो आपको भी टपका देना है उसको। ऐसे जो स्टार चिन्ह दे करके लिखिएगा, और लिखना है मैटरनिक लिखना कि वियना संधि लिखना, वियना संधि 1815 में ही मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। लिखिए, फिर से हम बोल दे रहे हैं, वियना संधि 1815 में ही मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। लिखिए जल्दी से, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि जो है फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बस क्वेश्चन ये पूछता है कि किसने कहा था, तो किसने कहा था, मैटरनिक ने कहा था। मैटरनिक समझ गया कि वियना संधि का अध्यक्षता किया था, तो अध्यक्षता किया था तो इसकी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अध्यक्ष लोग जो बात, देखो मीटिंग में जमा होते हैं बहुत लोग, सैकड़ों लोग जमा होते हैं, तो सबका तो मत लिया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसका माना जाता है बात, जो वहाँ के अध्यक्ष तो होता है, उसी पर जो फिर कंक्लूजन करके जो है वही निष्कर्ष बताता है। तो वही बात है यहाँ मैटरनिक का, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा था कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसने कहा था बताइए, तो मैटरनिक ने कहा था कि जो फ्रांस छींकता है तो बाकी जो यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब क्या था समझ रहे हैं कि फ्रांस जो है ना यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण देश है,
फ्रांस अगर जो भी करे तो पूरे उसका यूरोप पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है? उसका कहने का मतलब सही के नहीं था कि फ्रांस के कोनो नाक है कानून की छीकेगा। कोई देश का नाक होता है नहीं। नाक का मतलब होता क्या है यहाँ पर कि महत्व, सबसे अधिक महत्व है, जिसका सबसे अधिक महत्व होता है उसको नाक कहते हैं, कहने का मतलब हिंदी भाषा में। जैसे कि नहीं कहा जाता कि नाक काट लिया गया, तो नाक काट लिया गया मैंने कहने का मतलब इज्जत चला गया। वही ये आप देखिएगा हिंदी में मुहावरा है नाक काट लेना का, ठीक है, इसका अर्थ ये था। तो उसी प्रकार से जो फ्रांस यूरोप के लिए है एक प्रकार के नाक है, ठीक है। आप देखना 10वीं क्लास में ही पढ़ना है नाक के बारे में, ठीक। हिंदी के बुक में कोई यही है जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। आप लोग पढ़े कि नहीं? अभी तक नहीं पढ़े ना, हिंदी में ही है जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ना है। तो वहाँ पर समझेंगे कि नाक का क्या महत्व होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नाक के विषय में, आप लोग बढ़िया से विस्तार से समझिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि किसने कहा था, तो मैटरनिक ने कहा था कि फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और उसका कहने का उद्देश्य ये था कि फ्रांस यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। फ्रांस में अगर किसी प्रकार का उथल पुथल या किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो पूरे यूरोप को हिला देता है। इसका कहने का उद्देश्य यही था। समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे। और जो अब आप लोग जो है विज्ञान का बुक लाए हैं तो विज्ञान का बुक निकालिए और उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे।